एक लड़की होती है, वो अपने घर के बाहर हाथ में चाकू लेकर गुस्से में इधर से उधर दौड़ रही होती है और एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो व्यक्ति कभी इधर भाग रहा होता है, कभी उधर भाग रहा होता है और अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ऐसा लग रहा होता है उस लड़की में किसी विकराल शक्ति ने वास कर लिया है। वो रुकने का नाम नहीं ले रही। उसकी आंखों में बस गुस्सा है और एक तरह से जैसे कहा जा सकता है कि नफरत है। वो चाकू लेकर उस पर ताबड़तोड़ वार कर रही है और आसपास बहुत से लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ जमा होने के बाद वो व्यक्ति जोर जोर से बचाने के लिए चिल्लाने लगता है और यहाँ तक कि जो लड़की होती है वो भी गुस्से में कुछ ना कुछ बोल रही होती है, लेकिन लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होते कि वो लड़की क्या कहना चाह रही है। उससे बार बार कहा जाता है कि तुम अपने हाथ से ये चाकू फेंक दो, इस पर हमला नहीं करो। और आखिर में गुस्से में उसको समझाया जाता है और जब वो लोग उसकी बातें सुनना नहीं चाहते तो अंत में वो लड़की खुद ही एक तरफ उस चाकू को फेंक देती है। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्योति क्राइम की आवाज़ में। आज की सच्ची घटना है महाराष्ट्र का एक ज़िला लगता है पालघर। पालघर में एक शहर है नाला सोपारा करके और उसी में एक जगह है बसई। ये वहीं की वारदात है। कुछ समय पीछे चलते हैं। एक पति पत्नी और उनकी एक बेटी, यानी एक खुशहाल परिवार रहा करता था। उस खुशहाल परिवार में 3 लोग थे और तीनों खुशी खुशी रह रहे थे। अच्छे से वक्त बीत रहा था, समय चलता जा रहा था। एक समय ऐसा आता है कि पति की मृत्यु हो जाती है किसी कारण से। पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी अकेली रह जाती है, उसकी बच्ची अकेली रह जाती है। अब आसपास के जो लोग होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। परिवार में कोई होता नहीं है संभालने वाला। अब जो स्त्री होती है वो भी आगे का कुछ सोचकर अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर देती है। पढ़ाई के दौरान ही उसकी एक व्यक्ति से मुलाकात होती है, जिस व्यक्ति का नाम होता है रमेश भारती। थोड़े समय बाद दोनों की बातें होने लगती हैं और वो व्यक्ति उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। उस स्त्री को भी लगता है कि ये व्यक्ति उसके लिए सही है और ऐसा सोचकर कि उसकी बेटी को भी एक सहारा चाहिए, उसे भी एक सहारा चाहिए, देखकर कुछ समय बाद दोनों विवाह कर लेते हैं। दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह के उपरांत दोनों और साथ में वो बच्ची, उसे लेकर वो मुंबई चले जाते हैं। मुंबई के एक जगह होती है पालघर। पालघर का एक इलाका होता है बसई इलाका, वो वहाँ पर रहने लगते हैं। अब पति पत्नी यानी रमेश भारती, उस पत्नी का दूसरा पति रमेश भारती और उन्हीं की एक बेटी होती है। उसकी उम्र उस समय रही होगी तकरीबन 18 से 19 साल। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। कुछ समय तक तो रमेश भारती अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब 2 वर्ष का समय बीत चुका होगा। अब उस रमेश भारती, जो कि उसका सौतेला पिता है, उसकी नज़र, गंदी नज़र अपनी बेटी पर होती है। वो बेटी को गंदी नज़रों से देखता रहता है। उसके देखने के तरीके से वो लड़की अपने आप को असुरक्षित सा महसूस करती है, उसे असहज सा लगता है। लेकिन बच्ची थी, वो सोचती है कि हो सकता है मेरा सोचने का तरीका गलत रहा हो, ये एक पिता की ही नज़रें हों। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन लड़की अपने पिता को पानी पकड़ाती है और वो उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। लड़की घबरा जाती है और अंदर चली जाती है। उस समय उसकी माँ घर में नहीं होती है। अब वो अभद्र तरीके से उससे बातें करता है, उसको जगह जगह से छेड़ने की कोशिश करता है, गाली गलौज करता है और बाहर आ जाता है। अब ये सिलसिला धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। कुछ समय बीतता है। अब बेटी परेशान होकर के एक दिन अपनी माँ के पास जाती है। माँ से कहती है कि माँ, जो मेरे पहले पिता थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, मगर जो ये दूसरे पिता हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो मुझे गंदे तरीके से बोलते हैं, गंदे तरीके से छूते हैं, उनका छूना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
तो माँ कहती है कि बेटा ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारे पिता हैं। ऐसा हर घर में होता रहता है, पिता का प्यार करने का अपना तरीका होता है। माँ सुनने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे ही कुछ समय बीतता जाता है। अब रमेश भारती की हिम्मत और बढ़ जाती है। अब रमेश भारती उसके साथ दरिंदगी करने लगता है, उसका यौन शोषण करता है, यहाँ तक कि उसका बलात्कार करता है, गाली गलौज देता है, मारता है, पीटता है। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन वो ज़्यादा ही परेशान होकर फिर अपनी माँ के पास जाती है। माँ से कहती है कि माँ, पहले छूना, गाली गलौज देना वहाँ तक तो सही था, मगर अब तो हद हो गई है। अब मेरा पिता मेरे साथ बलात्कार करता है, मुझे नोचता है, हैवानों की तरह मुझे नोचा जाता है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। माँ उस पर भी चुप्पी साध लेती है। माँ को लगता है कि दूसरी शादी हुई है, उसका घर बिगड़ जाएगा। लड़की समझ जाती है कि उसकी मदद करने वाला अब कोई नहीं है। कहीं भाग कर जा नहीं सकती थी क्योंकि घर में कोई था नहीं, इतने पैसे नहीं थे, इतनी आमदनी नहीं थी कि घर छोड़कर भाग जाए और कहीं पर जाकर रहने लगे। कोई परिवार में सहारा नहीं था, अब करे तो करे क्या? आखिर में एक कदम उठाती है और एक योजना बनाती है। दोपहर का समय रहा होगा, उसके पिता रमेश भारती वहाँ पर आते हैं। माँ घर में होती नहीं है, तो रमेश भारती जैसे ही उसके कमरे में घुसता है, तो लड़की आज पहले से ही तैयार थी। लड़की अपने पिता से कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है, मैं इस चीज़ को आज मान लेती हूँ, क्योंकि करना तो तुम्हें वैसे भी है, तुम अपने आप से या ज़ोर ज़बरदस्ती से तुम मेरे साथ कुछ ना कुछ करोगे ही, लेकिन आज हम थोड़ा कुछ अलग तरीके से करते हैं। रमेश भारती उसकी योजना में फंस जाता है, बोलता है ठीक है, आज तुम अपनी मर्जी से मान गई हो तो मैं तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ। अब लड़की बोलती है कि आज मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगी और मेरी आंखों पर पट्टी बांधूंगी, और उसके बाद आगे का जो तुम करना चाहते हो तुम कर लेना। वो मान जाता है। अब लड़की उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध देती है, दोनों हाथों को पीछे से बांध देती है। रमेश भारती इत्मीनान से बैठा होता है कि अब ये कर तो क्या ही सकती है, मैं वैसे नहीं तो जोर जबरदस्ती से इसके साथ कुछ भी कर लूँगा जो करना चाहता हूँ। लेकिन आज योजना कुछ और बनी हुई थी, लड़की पहले से ही अपने मन में सोच कर बैठी हुई थी। वो एक धारदार हथियार अपने साथ लाती है और धारदार हथियार को रमेश भारती के प्राइवेट पार्ट पर मारा जाता है। अब वो व्यक्ति एकदम से चीखने चिल्लाने लगता है, मगर आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, हाथ पीछे से बंधे हुए हैं। वो 2-3 वार उसकी कमर पर करती है, गर्दन पर करती है और ताबड़तोड़ वार करती ही जाती है। वो व्यक्ति जैसे तैसे बचकर वहां से भाग निकलता है। अब वो घर के बाहर होता है, लेकिन लड़की अब भी रुकती नहीं है। लड़की के हाथ में चाकू है, वो भी जोर जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है और बाहर आकर के खड़ी हो जाती है। आसपास बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। व्यक्ति लहूलुहान हालत में अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहा होता है और लड़की की आंखों में कोई डर, कोई भय नहीं होता। उसने जो किया उसका उसे जरा भी पछतावा नहीं होता। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लड़की जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि इसने इसके साथ 2 वर्षों तक यौन शोषण किया, इसका शारीरिक शोषण करता रहा, इसका बलात्कार किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। उससे बार बार बस ये कहा जा रहा है कि तुम इस चाकू को फेंक दो। आखिर में वो लड़की खुद से उस चाकू को एक तरफ फेंक देती है। उन्हीं में से कुछ व्यक्ति पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है और लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रमेश भारती, जो कि उसका सौतेला पिता है, उसे पास के ही मुंबई के अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है, जहां पुलिस की निगरानी में उसका इलाज चलता है। अब लड़की को जेल ले जाया जाता है। अब बात करें कि इस घटना में आखिर दोषी कौन था? क्या लड़की ने सही किया या लड़की गलत थी? पुलिस उसे तो लेकर चली गई, लेकिन वहीं पिता का इलाज अभी जारी है, क्या उस पर भी केस चलेगा? ये सारे सवाल सिर्फ एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हाँ, लड़की ने सही किया। कुछ लोगों का मानना है कि अगर माँ ने साथ दिया होता तो शायद लड़की ऐसा कदम नहीं उठाती। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ना नहीं, बल्कि जागरूक करना है कि हमारा देश
जहाँ पर लड़कियां माँ के साए में सुरक्षित नहीं हैं, पिता के साए में सुरक्षित नहीं हैं। रोज़ एक से एक हैवानियत भरी कहानियाँ सामने आ रही हैं, ऐसे-ऐसे केस जो दिल दहला देते हैं। ऐसे में वो मासूम बच्ची आखिर करती भी तो क्या करती? लेकिन हम सब आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप इस केस के बारे में क्या कहते हैं? इसी के साथ मैं ज्योति गौड़ आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।